Hello everyone. Once more I am here with the topic voice, and today we will study about past indefinite tense. Means how to change active voice sentences of past indefinite tense into passive voice. So we should start now. This is past indefinite tense. Past indefinite tense is known as simple past tense too. आप कह सकते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम सिंपल पास्ट टेंस के नाम से भी जानते हैं. तो बोथ आर द सेम. कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या है, क्या सिंपल पास्ट टेंस अलग है, क्या पास्ट इंडेफिनिट टेंस सिंपल पास्ट टेंस नहीं है. तो एक चीज तो कंफर्म कर लीजिए कि सिंपल पास्ट टेंस को ही हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं. अब हमको सिंपल पास्ट टेंस का और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव टू पैसिव पढ़ना है. सो एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करना है. सो फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू विच वर्ब फॉर्म इज यूज्ड इन द एक्टिव वॉइस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस. मतलब सबसे पहले हमको यह जानना है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस में वर्ब का क्या फॉर्म होता है. तो जहां पर पास्ट इंडेफिनिट आएगा वहां पर वर्ब का सेकेंड फॉर्म इसेंशियल होता है. आप कह सकते हैं कि वर्ब के सेकेंड फॉर्म का जो ग्रामेटिकल नेम होता है उसका नाम ही होता है सिंपल पास्ट टेंस. जो वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है उसको हम सिंपल पास्ट फॉर्म ही बोलते हैं, सिंपल पास्ट टेंस का फॉर्म बोलते हैं. तो पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब का सेकेंड फॉर्म होना इसेंशियल है. उसके बिना पास्ट इंडेफिनिट और सिंपल पास्ट पॉसिबल नहीं है. अब देखते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस बनाने के लिए एक्टिव वॉइस में क्या फॉर्मेशन यूज होगा. अब देखिए, ये सबसे पहले तो हमको सब्जेक्ट लगाना होगा. ये एक्टिव वॉइस का फॉर्मेशन मैं बता रहा हूं. ये एक्टिव वॉइस का फॉर्मेशन, पास्ट इंडेफिनिट के एक्टिव वॉइस का फॉर्मेशन क्या होगा, सब्जेक्ट पहले लगेगा. और हमको इसमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म चाहिए क्योंकि वर्ब के सेकेंड फॉर्म का ही नाम होता है सिंपल पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म लग गया. और वर्ब के सेकेंड फॉर्म के बाद अगर हमको एक्टिव वॉइस को पैसिव में चेंज करना है तो हमारे पास ऑब्जेक्ट चाहिए. मतलब यह वर्ब जो है वो ट्रांजिटिव होना चाहिए. तो हम यहां पर ऑब्जेक्ट लगा देंगे. तो इस तरह से ये सब्जेक्ट, वर्ब सेकेंड प्लस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यह हमारा पास्ट इंडेफिनिट और सिंपल पास्ट टेंस का एक्टिव वॉइस का ये फॉर्मेशन है. इस तरह से इसका फॉर्मेशन होता है. अब इसी का अगर हमने देखा, अगर हमको पैसिव वॉइस का फॉर्मेशन अगर सिंपल पास्ट का देखना है तो हम क्या करेंगे. तो पैसिव वॉइस के फॉर्मेशन में क्या करेंगे, देखिए हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट पहले लगाएंगे. ऑब्जेक्ट. अब इस ऑब्जेक्ट को हम किस केस में लगाएंगे, नॉमिनेटिव केस में. इसके बाद हमको पास्ट कहलाने के लिए, सिंपल पास्ट कहलाने के लिए हमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म चाहिए. तो हम यहां पर एक हेल्पिंग वर्ब बनाएंगे, वाज और वर. इस सिंगुलर नंबर के लिए वाज और प्लूरल नंबर के लिए वर. अब इसके बाद हम यहां वर्ब का थर्ड फॉर्म मतलब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब हम लिखेंगे. देन बाई, और बाई के बाद हम सब्जेक्ट को लाएंगे यहां और सब्जेक्ट का हम ऑब्जेक्टिव केस लिख देंगे. फुल स्टॉप. तो यह आपका पैसिव वॉइस का फॉर्मेशन हो जाएगा. तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस का फॉर्मेशन बहुत क्लियर है आपको. सब्जेक्ट, वर्ब सेकेंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट. और इसी को अगर हम पैसिव में चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट को पहले लाएंगे, इसका नॉमिनेटिव केस लिखेंगे. देन वाज वर्ब, पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब होगा जो आपके बी का सेकेंड फॉर्म है. ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया चुका है कि बी वर्ब ही आकर के वर्ब के थर्ड फॉर्म को मतलब पास्ट पार्टिसिपल को सपोर्ट करेगा. पास्ट इंडेफिनिट में और सिंपल पास्ट टेंस में सेकेंड फॉर्म लगेगा, यही है.
तो एक चीज तो आपको वेल नोन है कि बिना बी वर्ब के पैसिव वॉइस बनने वाला नहीं है। अब हमें क्या करना है कि पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव बनाना है। आप देखिए ध्यान से, यहां पे पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव बनाना है। तो पास्ट इंडेफिनिट के लिए हमको वर्ब का सेकेंड फॉर्म चाहिए, और पैसिव वॉइस के लिए हमको वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, और इस वर्ब के थर्ड फॉर्म के पहले हमको बी वर्ब चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए हमको वर्ब का सेकेंड फॉर्म चाहिए, और यहां हमको बी वर्ब भी चाहिए इस वर्ब के थर्ड फॉर्म के पहले। तो कुछ ऐसा इसलिए बना कि यहां पर हम वाज वर लगा देंगे, तो वाज वर आपका बी का सेकेंड फॉर्म हो गया। तो इससे आपका सिंपल पास्ट क्रिएट हो गया, और यह वर्ब का थर्ड फॉर्म जो आपको दिख रहा है यहां लग गया, और इसके ठीक पहले बी वर्ब है, तो इससे पैसिव क्रिएट हो गया। तो आप कह सकते हैं कि यह आपका सिंपल पास्ट टेंस बना दिया, और यह वर्ब का थर्ड फॉर्म इसके ठीक पहले बी आया हुआ है, तो इसको और इसको मिलाकर के मतलब ये वर्ब का थर्ड फॉर्म आपका पैसिव बना दिया। तो आप कह सकते हैं कि ये आपका पास्ट हो गया और ये आपका पैसिव हो गया। अगर फॉर्मेशन के दृष्टिकोण से आप देखें तो पास्ट के लिए हमको वर्ब का सेकेंड फॉर्म रिक्वायर होता है, तो यहां पे वाज वर्ब आपको मिल गया, और पैसिव वॉइस के लिए वर्ब का थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल रिक्वायर होता है, और उसके बाद से क्या होता है कि इसके ठीक पहले हमको बी वर्ब चाहिए ही चाहिए। तो यहां वाज और वर बी का सेकेंड फॉर्म है, यह पास्ट भी बना दे रहा है और इस वर्ब के थर्ड फॉर्म को आपको सपोर्ट भी कर दे रहा है। तो यह हो गया आपका पास्ट इंडेफिनिट और यह हो गया पैसिव। तो इसका मतलब इस फॉर्मेशन में आपको मिल जाएगा पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस। दैट्स वेरी सिंपल। अब हमको देखना है कि एक टेंस में 4 सेंटेंस होते हैं, तो चारों सेंटेंसेस के एक्टिव टू पैसिव हम कैसे बनाएंगे उसको हमको देखना है। अब देखिए, पहला है अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। अब अफर्मेटिव सेंटेंस में एक्टिव का फॉर्मेशन तो मैंने आपको दे ही दिया है वहां पर नीचे। अभी जैसे क्या है कि आप पीछे देखे होंगे तो हमने वहां पे दिया है, एक बार फिर से लिखते हैं हम। यहां पर सब्जेक्ट हो जाएगा, वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगेगा जिसको हम सिंपल पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बोलते हैं, यहां पर ऑब्जेक्ट लग जाएगा। अगर एक एग्जांपल हमने देखा तो हमने लिख दिया सी किल्ड अ स्नैक। अब देखिए, यहां सब्जेक्ट वर्ब सेकेंड फॉर्म ऑब्जेक्ट, यह होना चाहिए अफर्मेटिव के लिए। इसके बाद अगर कुछ आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, उसके लिए कोई आपके पास कोई कह सकते हैं रोक नहीं है, आपको कोई रोकने नहीं जा रहा है कि उसके बाद कुछ नहीं होना चाहिए। जैसे सी किल्ड अ स्नैक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सी किल्ड अ स्नैक विद अ स्टिक। इसमें कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके बाद कुछ भी हो सकता है। बट हमको, मैंने पहले ही आपसे बता दिया है कि हमारा मेन कंसर्न यहां सब्जेक्ट से शुरू होता है और ऑब्जेक्ट तक आता है। हमको यहीं से इंटरचेंज ले लेना है, यहां पर ऑब्जेक्ट आ जाएगा और यहां पर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट जाकर के ऑब्जेक्टिव केस बन जाएगा। जैसे मान लीजिए अब अगर हम पैसिव का फॉर्मूला हम लिखेंगे तो हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट लेके आएंगे, ऑब्जेक्ट लेके आए। ऑब्जेक्ट को किस केस में लेके जाएंगे, नॉमिनेटिव केस में। अब इसके लिए पैसिव के लिए हेल्पिंग वर्ब हमारे पास आता है वाज वार, वर हो गया, वाज वर हो गया। अब यहां हमको वर्ब का थर्ड फॉर्म जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं ये हम लगाएंगे। यहां हम बाई लगाएंगे और बाई के बाद हम सब्जेक्ट को यहां लेकर आएंगे और सब्जेक्ट का हम ऑब्जेक्टिव केस कर देंगे। इसके बाद अगर हमारे पास अदर कुछ है तो अदर को भी हम ऐड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो भी एक्स्ट्रा चीजें ऐड होंगी वो सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव केस के बाद ही ऐड होंगी, उसके पहले आपको ऐड नहीं करना है। अब इन दोनों सेंटेंस को अगर हम बनाने का प्रयास करें, सी किल्ड अ स्नैक, सो अ स्नैक, a snake is singular number, was will be retained, a snake was killed by
सी को ऑब्जेक्ट के प्लेस पर ला करके उसको ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करेंगे, तो सी का ऑब्जेक्टिव केस हर हो गया। अ स्नेक वाज किल्ड बाय हर। अब अगर हमको सी किल्ड अ स्नेक विद अ स्टिक लिखना है तो कुछ नहीं, अ स्नेक वाज किल्ड बाय हर, यही हम विद अ स्टिक लगा देंगे, कुछ भी अलग करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का वॉइस बनाने के लिए, पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमको यह फार्मूला रिक्वायर्ड होता है। अब आगे चलते हैं, निगेटिव की बात करते हैं। निगेटिव सेंटेंस, देखिए ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि निगेटिव के लिए जब हम नॉट लगाते हैं तो इस नॉट को सपोर्ट करने के लिए कोई ना कोई हमको वर्ब रिक्वायर्ड होता है, बिना उसके पॉसिबल नहीं है कि नॉट को लिखा जा सके। अब सिंपल पास्ट टेंस में हमको नॉट को लिखना है तो हम इसके लिए एक्टिव वॉइस में हमारे पास एक वर्ब लिया जाएगा और वो है डिड। डिड आपका एक्टिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब होता है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब होता है और इसके तुरंत बाद हम क्या लगाते हैं, नॉट। लेकिन जब हम पैसिव वॉइस में जाते हैं, हम जब पैसिव वॉइस में जाते हैं तो पैसिव वॉइस में हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है वाज वर। अब जो नॉट है उसको हम लगाते हैं वाज वर के बाद। तो बात देखो सेम यही हुआ, ऐसे कहने का मतलब यह है कि एक्टिव वॉइस में भी हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लगना है और पैसिव वॉइस में भी हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लगना है। फर्क बस इतना यह है कि एक्टिव वॉइस में हम एक्टिव वॉइस के हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाएंगे और पैसिव वॉइस में पैसिव वॉइस के हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाएंगे। पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब होती है तो इसके बाद नॉट लगेगा और एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब निगेटिव के लिए डिड होता है तो डिड के बाद लगेगा। बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब देख लो एक फॉर्मूला हम देखें, एक्टिव वॉइस के लिए हम क्या करेंगे, और हम एक्टिव वॉइस के लिए सब्जेक्ट लिखेंगे, डिड लिखेंगे, ये डिड आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब जब डिड लग जाएगा तो इसके बाद हम नॉट लगाएंगे। अब डिड ऑलरेडी वर्ब का सेकेंड फॉर्म है तो एक सेंटेंस में एक ही वर्ब का सेकेंड फॉर्म हो सकता है, एक ही सिंपल पास्ट टेंस हो सकता है। तो अब जो वर्ब लिखा जाएगा वह वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा जाएगा। सेकेंड ऑलरेडी डिड है, डिड किसका सेकेंड है, डिड आपका डू का सेकेंड है, डू फर्स्ट फॉर्म, डिड सेकेंड फॉर्म। तो ऑलरेडी आपका सेकेंड फॉर्म डिड यहां अवेलेबल है। अब जो यहां वर्ब लगेगा वो फर्स्ट फॉर्म में लगेगा, क्योंकि एक सेंटेंस में दो वर्ब के सेकेंड फॉर्म दैट मींस पास्ट इंडेफिनिट फॉर्म नहीं हो सकते, सिंपल पास्ट टेंस फॉर्म नहीं हो सकते। तो एक आपका सेकेंड फॉर्म डिड लग गया तो अगला जो वर्ब होगा वो फर्स्ट फॉर्म में ही लगेगा। अब इसके बाद से हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट कर देंगे। अगर ऑब्जेक्ट के बाद कुछ भी अदर है तो लिखेंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे। यह हमारा एक्टिव का फॉर्मेशन हो गया। जैसे देखिए एक सेंटेंस बनाते हैं, हमने लिखा सी से ही शुरू करते हैं, सी डिड नॉट टीच अस, ये सेंटेंस। सी डिड नॉट टीच अस, यहां डिड आपका वर्ब का सेकेंड फॉर्म, नॉट यहां आ गया, अब यहां वर्ब का यह फर्स्ट फॉर्म। अब इसको अगर हम पैसिव वॉइस में करने लगे तो पैसिव वॉइस के लिए हमें क्या करना होगा, कुछ नहीं, बस सेम फॉर्मेशन है। ऑब्जेक्ट पहले लाइए, उसको नॉमिनेटिव केस में चेंज कीजिए। यहां पैसिव का जो हेल्पिंग वर्ब है वाज वर्ब होता है, सिंगुलर के लिए वाज और प्लूरल के लिए वर्ब। यही हम नॉट को लगाएंगे। पैसिव में हमको वर्ब का थर्ड फॉर्म रिक्वायर्ड होता है तो हमको लिखना ही लिखना है वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाई लगाइए। अब सब्जेक्ट को लाएंगे और सब्जेक्ट का हम ऑब्जेक्टिव केस लिख देंगे। अगर हमारे पास कुछ अतिरिक्त है तो अतिरिक्त लिखे, हमें कोई टेंशन नहीं, आप लिख सकते हैं उसको, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं
अब एग्जाम्पल देख लें, सी डिड नॉट टीच अस को ही बना लेते हैं। तो अस, सी डिड नॉट टीच अस, सी इज सब्जेक्ट, अस इज ऑब्जेक्ट। नाउ अस विल बी रिटेन एट द प्लेस ऑफ सी in the form of nominative case and C will be retained at the place of us in the form of objective case। अब us को जब लेके आएंगे तो क्या बनेगा, we, us का nominative case हो गया we। अब देखेंगे कि was और were में से we के साथ क्या लगेगा, तो were लगेगा, because we is pure number। अब देखेंगे not लगाना है तो not लगा दिया भाई, we were not। अब यहां teach दिया है, teach का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, taught। We were not taught by, आप लगाएंगे ही लगाएंगे। अब जो सब्जेक्ट है उसको वहां ला करके ऑब्जेक्ट के प्लेस पे लिखेंगे बाई के बाद। यहां आपका सब्जेक्ट है सी, सी का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा हर। बाकी इसमें कुछ है ही नहीं। एक एग्जांपल और आप देख सकते हैं, आई डिड नॉट do it yesterday। एक सेंटेंस और देख लीजिए, I did not do it yesterday। अब यस लिखा है yesterday, तो आपका ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। कभी कभी बच्चों के दिमाग में बात आया था कि yesterday आपका ऑब्जेक्ट है, yesterday can never be object, वो आपका एडवर्ब है। आपका ऑब्जेक्ट क्या होगा, मैंने कहा था कि on which action is done is called object। अब आप देखिए आई का एक्शन किस पे हो रहा है, इट पर हो रहा है, तो इट आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब क्या करेंगे, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो इट को यहां लाएंगे, इट का नॉमिनेटिव केस भी इट ही होगा, सोचने की जरूरत नहीं है, इट का नॉमिनेटिव ऑब्जेक्टिव दोनों इट ही होता है। अब इट सिमिलर नंबर है तो हम वाज लगा देंगे। इसके बाद नॉट हमारा यहां हेल्पिंग वर्ब के बाद है तो यहां भी हेल्पिंग वर्ब के बाद होगा, इट वाज नॉट। अब हम लगाएंगे टू का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, डन। इट वॉज नॉट डन, फिर हो गया बाई, आई का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा मी। एस्टरडे जहां पे है वहीं पे आप आराम से लिख दो, कोई टेंशन नहीं, इसके लिए सोचने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव केस के बाद जितना आपको लिखना है लिख दीजिए, उससे कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कुछ बहुत ज्यादा नहीं होने वाला है, जैसा हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से पढ़े हैं, सब कुछ वैसा ही होने वाला है। अगर हम यस नो क्वेश्चन की बात करें तो एक्टिव वॉइस में सबसे पहले हम लगाएंगे डिड, क्योंकि सबसे पहले हमें लगाना होता है हेल्पिंग वर्ब। तब हम लगाएंगे सब्जेक्ट, और तब हम लगाएंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और तब हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। उसके बाद अगर कुछ रखना हो तो रख लेंगे। अगर वही चीज हम पैसिव वॉइस की बात करें तो पैसिव वॉइस भी हम, देखो एक चीज मैं 100 बार बोल रहा हूं कि अगर हमारा एक्टिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो पैसिव वॉइस भी हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू होगा। फर्क बस इतना है कि एक्टिव वॉइस अपने हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, पैसिव वॉइस अपने हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। तो पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब क्या है आपका, वाज वर, सिंपल पास्ट टेंस के लिए। अब यहां हम क्या किए, सब्जेक्ट लिखे हैं। अब जहां सब्जेक्ट लिखा गया पैसिव वॉइस में, वहां पे ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा, लेकिन ऑब्जेक्ट का कौन सा केस, नॉमिनेटिव केस लिखा जाएगा। अब क्या करेंगे, यहां वर्ब है एक्टिव वॉइस का, हम यहां पैसिव वॉइस का वर्ब लिखेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब यहां बाई लगा लेंगे। अब लास्ट में वहां पे ऑब्जेक्ट है, हम क्या करेंगे, यहां सब्जेक्ट लिखेंगे, लेकिन सब्जेक्ट है कौन सा केस, ऑब्जेक्टिव केस, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। अब देख लीजिए, डिड सी कॉल यू yesterday for helping the poor। थोड़ा सेंटेंस मैंने बड़ा कर दिया,
डिड सी कॉल यू यस्टरडे फॉर हेल्पिंग द पुअर। इसमें थोड़ा सा आप दिमाग यूज करिए। डिड सी कॉल यू, यह हमारा सब्जेक्ट है, यह हमारा वर्ब है और यू आपका ऑब्जेक्ट है। एक्टिव वॉइस आपका यहां से शुरू होके यहां पर आया, बाकी उसके बाद भी है। लेकिन जब हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट के बाद जो कुछ है वो एज इट पैसिव में भी लिख दिया जाएगा, उसके प्लेस में या उसमें कोई भी चेंजिंग हमें नहीं करना है। एक्टिव टू पैसिव में हमको बस सब्जेक्ट से अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है और ऑब्जेक्ट पे जाकर रुक जाना है, ये आपको करना है। अब इसको अगर पैसिव में चेंज करना है तो यू आपका ऑब्जेक्ट है, यू विल बी रिटेन एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। यू ऑब्जेक्ट है तो यू का नॉमिनेटिव केस भी यू ही होगा और यू इज ऑलवेज प्लूरल नंबर। तो अब जब प्लूरल नंबर होगा तो हमको डिड के जगह पे पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, तो हो जाएगा वर। वर हो गया। अब लिख दिया आपने वर यू। वर यू कॉल का क्या हो जाएगा भाई? कॉल्ड हो जाएगा, बिकॉज कॉल इज फर्स्ट फॉर्म, सिंपल प्रेजेंट हो गया ये, अब एक तरह से कह सकते हैं। और ये कॉल्ड आपको पास्ट पार्टिसिपल में लिखना है तो थर्ड फॉर्म में जाएगा तो कॉल्ड हो जाएगा। सो वर यू कॉल्ड बाय लगाएंगे हम। अब देखेंगे क्या है, बाई के बाद क्या करेंगे? सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस, सी आपका सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा हर। अब इसके बाद जो कुछ आपके पास बचा हुआ है, ये जितना, इसका कोई हमारे लिए मतलब नहीं है, इसको एज इट हम उतार देंगे पूरा एकदम से, कुछ भी हमको चेंज करने की जरूरत नहीं है। यस्टरडे फॉर हेल्पिंग द पुअर, बस हो गया। तो एक चीज तो कंफर्म हो गया कि हमारा जो एक्टिव टू पैसिव होता है वो ऑब्जेक्ट तक ही लिमिटेड होता है, उसके बाद के किसी भी चीज के लिए हमको सोचने की जरूरत नहीं है। एक एग्जांपल और मैं आपको देता हूं। डिड द टीचर टीच देम अबाउट ग्रामर। डिड द टीचर टीच देम अबाउट ग्रामर। अब क्या करना है भाई, यहां द टीचर सब्जेक्ट है, देम आपका ऑब्जेक्ट है। देम को जब बाहर लेके आएंगे तो देम का नॉमिनेटिव केस जो होगा वो दे होगा। अब दे के हिसाब से जब हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो फिर से आपका प्लूरल नंबर के लिए वर हो जाएगा। वर दे taught by the teacher about grammar। were they taught by the teacher about grammar। इस सेंटेंस को अभी कुछ लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि इसको डायरेक्ट लिखा जा सकता था, डिड द टीचर टीच देम ग्रामर, ये वो अलग चीज हो जाएगी। और ये आपका यहां पे अबाउट की जगह ऑन भी लिख सकते थे। ऑन का मतलब भी अबाउट ही होता है अगर किसी सब्जेक्ट के पहले ये लग गया। जैसे आई एम राइटिंग अ बुक ऑन मैथ्स, इसका मतलब हो गया आई एम राइटिंग अ बुक अबाउट मैथ्स। तो ये अलग सेंटेंस होगा। अगर इसी चीज को हम ऐसे भी कर सकते हैं, देख लीजिए, डिड द टीचर टीच देम ग्रामर, ये अलग सेंस में गया। यहां पे ग्रामर आपका ऑब्जेक्ट हो गया, देम भी ऑब्जेक्ट है, ग्रामर भी ऑब्जेक्ट है। देम आपका
इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और ग्रामर आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में किसको पहले लिखते हैं, किसको निकालेंगे हम, इसको। तो फिर वही कहानी हो जाएगी, यहां पर होगा आपका वर, हो जाएगा वर दे टॉट। अब ग्रामर लिख लेंगे, वर दे टॉट ग्रामर बाई द टीचर, क्वेश्चन मार्क। सो यह आपका यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का तरीका रहा, ऐसे आप आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए हम क्या करेंगे भाई, कुछ खास नहीं, सब वही जो इसके पहले आप करते आए हैं। कुछ खास नहीं। एक्टिव वॉइस के फॉर्मेशन में क्या करेंगे, ये जानना जरूरी है। पैसिव वॉइस बनाने के लिए एक्टिव वॉइस का फॉर्मेशन जानना बहुत जरूरी है, अदरवाइज अगर बिना आप पैसिव वॉइस को बनाने के लिए बिना आप एक्टिव वॉइस के फॉर्मेशन का कुछ नहीं कर पाएंगे। तो एक्टिव वॉइस का फॉर्मेशन आप देखेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लग गया, और क्वेश्चन वर्ड के बाद बस वही डिड लगाया, सब्जेक्ट लगाया, वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में लिखा, ऑब्जेक्ट लगाया। अगर आपके पास कुछ अन्य है तो लिख लीजिए, कोई इश्यू नहीं है। अब एक एग्जांपल देख लें, अगर हमने कहा कि when did she write a novel, क्वेश्चन मार्क हो गया। when did she write a novel, वह एक उपन्यास कब लिखती थी। अब इसको अगर हम पैसिव वॉइस में बनाएं तो पैसिव वॉइस के लिए फार्मूला का काम करेगा। एक्टिव वॉइस आपका क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है, तो पैसिव वॉइस भी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। यहां एक्टिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब है, यहां पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब होगा जो वाज और वर है। यहां सब्जेक्ट है, यहां पर ऑब्जेक्ट का नॉमिनेटिव केस रहेगा, मतलब ये भी सब्जेक्ट ही हुआ। अब वहां वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, यहां वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म रहेगा। बाई लगाया, अब सब्जेक्ट को यहां लाया और इसका ऑब्जेक्टिव केस लिखा, ठीक है। अब आपका यही क्वेश्चन मार्क लग गया। अब इसी सेंटेंस को व्हेन डिड सी राइट अ नॉवेल को बनाया, तो व्हेन सबसे पहले लगा, और नॉवेल आपका ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के प्लेस पे आएगा तो सिंगुलर नंबर होगा, तो व्हेन वाज अ नॉवेल। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो राइट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा रीटेन। व्हेन वाज अ नॉवेल रीटेन बाई सी का ऑब्जेक्टिव केस हर, बस हो गया। एक एग्जाम्पल हम लोग और देखेंगे, एक एग्जाम्पल और देखेंगे। वाई डिड यू abuse them in the class। थोड़ा सा चेंज है, Why did you abuse them in the class। यहां पर एक चीज देख लीजिए, आपका why did तो छोड़िए, you सब्जेक्ट है और यहां ऑब्जेक्ट तक ही लिमिटेड रहेगा। इसके बाद जो इन द क्लास है वो एज इट रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होने वाली है, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होने वाली है किसी भी तरीके से। तो अब इसको बनाएंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले व्हाई तो लिखना ही लिखना है। अब देम, जब ऑब्जेक्ट जो देम है वह सब्जेक्ट के प्लेस पे आएगा तो दे बनेगा, क्योंकि नॉमिनेटिव केस यूज होगा, तो उसके हिसाब से यहां पर हेल्पिंग और वर हो जाएगा। वाई वर दे, वाई वर दे एब्यूज, एब्यूज का थर्ड फॉर्म एब्यूज्ड। वाई वर दे एब्यूज्ड
बाई यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू होगा। अब इन द क्लास एज इट लिख दिया जाएगा, इन द क्लास, क्वेश्चन मार्क जरूरी है। तो यह आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी हो गया। एक लास्ट इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस। अब भाई कई बार मैंने बताया है कि इसको इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें क्वेश्चन के साथ साथ नॉट भी यूज किया जाता है। अब चाहे वह यस नो हो और चाहे WH हो, दोनों के साथ होता है। और दोनों के लिए बहुत सिंपल सा फार्मूला मैं आपको बता रहा हूं। एक्टिव वॉइस में पहले क्या करेंगे आप, एक्टिव वॉइस में हम क्या करेंगे, जहां पर सब्जेक्ट रहेगा वहीं हम नॉट लगा देंगे। और पैसिव वॉइस में हम क्या करेंगे, जहां ऑब्जेक्ट का नॉमिनेटिव केस होगा वहीं नॉट लगा देंगे। कुछ सोचना नहीं है। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा, पैसिव वॉइस में जहां पर हम ऑब्जेक्ट का नॉमिनेटिव केस लिखेंगे उसके बाद नॉट लगेगा। बस ये आपको याद रखना, बाकी कुछ याद नहीं रखना है इसमें। अब इसको अगर हम बनाए तो कैसे बन सकता है, देखिए दोनों तरह के सेंटेंसेस दे रहे हैं हम। पहला आपका यस नो, तो अगर हमने लिखा डिड सी नॉट कुक फूड एट हर होम, क्वेश्चन मार्क। डिड सी नॉट कुक फूड एट हर होम। यहां देखिए एक्टिव वॉइस का सेंटेंस, तो मैंने क्या कहा, सब्जेक्ट के बाद क्या होना चाहिए, नॉट होना चाहिए। यहां देखिए सब्जेक्ट सी है, इसके बाद नॉट लगा है। अब इसको पैसिव वॉइस में करना है तो भाई डिड आपका एक्टिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब, हमको पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब लगाना होगा। किसके हिसाब से, यहां ऑब्जेक्ट आपका फूड है, फूड इज मटेरियल नाउन, सो मटेरियल नाउन इज ऑलवेज सिंगुलर। अब फूड को जब हम यहां लेकर आएंगे तो फूड का फूड ही होगा और फूड होगा सिंगुलर नंबर। तो उसके बाद से हम क्या करेंगे, यहां पर वाज लगाएंगे ना फूड के हिसाब से, क्योंकि फूड सिंगुलर नंबर है, तो वाज फूड। अब आपका जो फूड है वो ऑब्जेक्ट का नॉमिनेटिव केस हो गया यहां, तो इसी के बाद हम नॉट लगा देंगे, वाज फूड नॉट। अब कुक का थर्ड फॉर्म हो जाएगा कुकड, वाज फूड नॉट कुकड बाई हर लगाएंगे और सबसे लास्ट में एट हर होम हम यहां पे कर देंगे। अब अगर हम WH में देखें तो उसमें भी वही है, वाई डिड यू नॉट राइट दिस लेटर, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। Why did you not write this letter? बहुत सिंपल सी बात है, जब इसको पैसिव में लेके जाएंगे तो क्वेश्चन वर्ड की जगह क्वेश्चन वर्ड रहेगा। यहां एक्टिव वॉइस का हेल्पिंग ऑफ डिड है, अब हम पैसिव वॉइस के हेल्पिंग ऑफ लगाएंगे किसके हिसाब से, दिस लेटर के हिसाब से, बिकॉज दिस लेटर इज ऑब्जेक्ट एंड इट विल बी रिटेन एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। तो दिस लेटर को जब लिखेंगे तो वो सिंगुलर नंबर ही होगा। Why was this लेटर, वाई वाज दिस लेटर। अब यहां आपका सब्जेक्ट यू है तो यू के बाद नॉट लग गया, यहां आपका ऑब्जेक्ट का नॉमिनेटिव केस दिस लेटर है, ये मतलब सब्जेक्ट हो गया तो इसके बाद नॉट लगेगा। सो वाई वाज दिस लेटर नॉट, राइट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा रिटेन। अब हो गया बाई और यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू होगा, क्वेश्चन रख ला देंगे।
तो इस तरह से आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस भी कंप्लीट हो गया। अब कभी कभी हूं और व्हाट टाइप के सेंटेंसेस आते हैं, तो उसमें मैं एक एक एग्जांपल दे रहा हूं, उसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, फार्मूला पहले से आपको बताया गया है। जैसे अगर हमको लिखना पड़ा हु टॉट देम, अब देखिए हूं यहां हो गया सब्जेक्ट और टॉट हो गया यहां ऑब्जेक्ट। अब जब बदलेंगे तो यही काम करना है, ऑब्जेक्ट को लाना है सब्जेक्ट के जगह पर, सब्जेक्ट को लाना ऑब्जेक्ट के जगह पर। तो बहुत सिंपल सी बात है, करना क्या है भाई, इसको हम कैसे बनाएंगे, हम हूं सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे, लेकिन इंटरचेंज नहीं कर पाएंगे। हम यहीं पे इसको हूं को हम कर देंगे बाई हूं, ये हुआ आपका बाई हूम। अब टॉट यहां लगा है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट है, तो हेल्पिंग वर्ब आपको बताया गया कि वाज वर्ब होता है, तो बाई हूं। अब यहां हूं जो था सिंगुलर नंबर था, अब देम यहां पे ऑब्जेक्ट था, अब देम ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा तो वो हो जाएगा दे, और दे होता है प्लूरल नंबर, तो उसके हिसाब से हो जाएगा बाई हूम वर दे। टॉट सेकेंड और थर्ड सेम होता है, हो गया बाय whom और दे टॉट। अब अगर इसी में आपने लिख दिया, ऐसे देखिए, अगर इसी में आपने लिख दिया कि who taught them English, who taught them English, अगर ऐसे कर दिया, तो अगर ऐसे कर दिया तो क्या करना होगा, बाय whom और दे टॉट, यहां हम क्या कर देंगे, इंग्लिश को ऐड कर देंगे और तब क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, बाय whom और दे टॉट इंग्लिश। इसको एक तरीके से हम और बना सकते हैं, यहां देख लीजिए, बाय whom लगाएंगे और हम इंग्लिश को निकाल लेंगे और इंग्लिश ऑब्जेक्ट को लेके आएंगे और लिखेंगे यहां सब्जेक्ट के प्लेस पर। तो इंग्लिश क्या है, इंग्लिश आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और सिंगुलर नंबर होता है। सो बाय whom वाज हो जाएगा यहां, बाय whom वाज इंग्लिश, बाय whom वाज इंग्लिश taught टू देम, एक तरीका ये भी हो जाएगा। तो इस तरह से आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, या आप उसको सिंपल पास्ट टेंस भी कह सकते हैं, कि सेंटेंसेस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। कल हम लोग जो वीडियो बनाएंगे उस वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड जितने भी एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, जिस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या आपका बोर्ड एग्जाम हो, उसको हम लोग करेंगे और करके देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन आए तो उसका कैसे हम एक्टिव टू पैसिव करेंगे। और समटाइम्स ऐसा भी होता है कि पैसिव से एक्टिव करना होता है। तो तब तक आप लोग वीडियो को देखिए, एंजॉय कीजिए और अगर कोई फीडबैक हो तो उसको दीजिए। थैंक यू सो मच।